वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया जिसमें हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंजूर कर ली गई और नैब तरामीन को बहाल कर दिया गया। और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया जिसमें यह फैसला 5-0 से सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी थी। इस पे बात करेंगे। गेस्ट पैनल हमारा मौजूद है जिसमें अजीजुल्लाह खान साहब सीनियर तज्जियाकार और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर अहमद सियालवी साहब हैं। अजीजुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से देखते हैं ये जो फैसला आया है और इसमें यह भी तफसीली फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ साहब के उन्होंने जबरदस्ती इक्तदार हासिल किया और उसमें यह तरामीम बनाई गई। जी बिल्कुल सही फैसला है। मैं ये समझता हूँ कि जी परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी जो डिक्टेटरशिप है उसको कायम दायम रखने के लिए और डराने के लिए खासतौर पे सियासतदानों को, उसके लिए ये कानून बना। और आप देखें कि ये इसे हमेशा सारे सियासतदान काला कानूनी कहते रहे हैं और नैब को काले कवानीन से तशबीह दी जाती रही। और आप ये देखें कि बहुत से जो सियासतदान हैं वो इसके जरिए ज़ेर-ए-ताब है, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली। इससे पहले जो ये इसका ज्यादा मुशर्रफ साहब ने इतना इस्तेमाल नहीं किया जितना इस्तेमाल इमरान खान साहब की हुकूमत है उसमें दीगर सियासतदानों पे हुआ। और पता चला जी नैब कवानीन क्या है। इसमें पहले मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं अपने दोस्तों के लिए कि जी आप रिमांड जिस्मानी आमतौर पे 14 दिन का होता है। जो पुलिस रिमांड जिस्मानी लेती है किसी भी मुकदमे में वो 14 दिन का होता है। तो यहाँ इसका आप देखें कि 90 दिन का रिमांड जिस्मानी होता है। तो 90 दिन तक 3 महीने आपने किसी भी शख्स को अपने पास रखना है और उसके बाद जुडिशल भेजना है। फिर इसी तरह है उसकी जमानत जो है वो नहीं ली जा सकती। उसके लिए भी 2 जस्टिस साहबान का जो बनती है कोर्ट वो उसकी बेल लेगी। और बेगुनाह लोग बड़े इसमें जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो कई सालों 2-2 साल 3-3 साल वो पड़े रहे और ना ही उनका ट्रायल हुआ ना ही चालान उनका सेंटअप किया जा सका। और जब चालान आया और पता चला कि एविडेंस ही कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि जी जब कोर्ट में केस जाता है तो वो कोर्ट जो है जब उसको देखती है, आपको पता है कि तफ्तीश भी तो जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है। Exactly. आपने जो एविडेंस है वो कलेक्ट करनी है और उसके बाद वो ले जाके आपने कोर्ट में पेश करना है। नैब है, पुलिस है, FIA ये सजा नहीं दे सकते। इनका काम है, इन्होंने एक एविडेंस कलेक्ट करनी है, FIR दर्ज की, एविडेंस कलेक्ट की और कोर्ट के सामने पेश कर दी और उसके बाद वो केस वहां लड़ा जाता है दोनों तरफ से और जो मुलजिम होता है उसे भी हक हासिल होता है कि वो अपनी सफाई में पेश कर सके। और उसके बाद आप देखें कि सारे केसेस खत्म हो गए जो नवाज शरीफ साहब पे और उस पर फिर प्रोसिक्यूशन वही प्रोसिक्यूशन देखे हैं। नैब की प्रोसिक्यूशन ने कहा जी केस तो बनता ही नहीं और जबकि जब हुकूमत नहीं थी इनकी, उनकी हुकूमत थी तब बनता था तो यही केसेस तब बनता था और अब जो उन्होंने कहा ये बनता ही नहीं और सारे केसेस खत्म हो गए। अच्छा, नैब में जो तरामीम की गई उसमें कुछ चीजें ऐसी थी, मसलन मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें जो सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26 इसमें तरामीम की गई। और ये तरामीम एक्चुअली ये तरामीम बिल्कुल सही थी लेकिन 2 चीजें इसमें जो की गई वो गलत थी। एक तो उस वक्त की गई जब नवाज शरीफ साहब को इसमें फायदा देना था और दूसरा इसमें ये कहा गया कि ये तरामीम जो है जब से कानून बना है 1999 में उस वक्त से लागू होगा। इसमें बहुत इतराज किया गया और कहा गया कि जी एक मखसूस शख्सियत के लिए ये कानून बनाया गया। और फिर आपने देखा कि वो इसको जो 5 सितंबर 2023 को जस्टिस बंदियाल साहब ने चीफ जस्टिस थे जो उस वक्त के, उन्होंने सुना और 15 सितंबर को इस पे उन्होंने ये खत्म कर दिया। इसमें इंटर कोर्ट अपीलें जो की गई हुकूमत की तरफ से ये उनका फैसला है। ये असल केस का फैसला पहले बंदियाल साहब कर चुके थे और उन्होंने इनको गलत करार दे दिया था। लेकिन अब ये इंटर कोर्ट अपील में उस वक्त 3 जज थे, जस्टिस बंदियाल थे और उनके साथ 2 जस्टिस साहबान और थे और उस वक्त उन्होंने इसे कालअदम करार दे दिया जो तरामीम की गई। लेकिन फिर अब ये जो है मौजूदा चीफ जस्टिस 5 रुकनी बेंच ने इसको फिर कहा कि नहीं जी ये कानून सही है।
और उसमें देखा यही जाता है, जैसा कि आपको इल्म है, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वहां देखा यही जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इसमें कोई गलतियां तो नहीं होगी, तो उसमें तो कोई ऐसी गलती नहीं थी, और उसकी वजह से ये फिर आज जो फैसला हुआ मेरे ख्याल में ये सही है। बस एक वो शिक उसकी थी, और दूसरा इसमें जो किया गया, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जी रिमांड 14 दिन कर दिया, फिर बाद में इसी हुकूमत ने पहले 14 दिन किया था, बाद में फिर 30 दिन अब रिमांड हो गया थी। और इसमें जो ये इन्होंने किया कि जी अब 100 लोग अगर किसी धोखे में होंगे, यानी 50 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड होगा, यानी 49 करोड़ अगर कोई फ्रॉड करता है तो वो नैब में नहीं जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसको चुनेंगे, और जो फ्रॉड का केस है लोगों का, पब्लिक का, 100 से ज्यादा लोग अगर उससे मुतासिर होंगे तो फिर नैब उसमें कर सकेगा। अब ये कुछ चीजें हैं ऐसी जिसमें एक रुपया ऊपर नीचे करके आपके इस नैब से इधर उधर कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि कानून मौजूद है। FIA में इसी तरह का एंटी करप्शन भी मौजूद है, पंजाब में FIA में भी मौजूद है। तो इस टाइप के कवानीन जो अलहदा बनाए जाते हैं वो साफ नजर आ रहा होता है कि मुशर्रफ साहब ने जो बनाया अपने उन सियासी मुखालफिन को, या जो चाहते थे कि उनके इक़्तिदार चलता रहे, उनका इक़्तिदार खत्म ना हो, और वो दबा दें तमाम सियासी कुव्वतों को, और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और आप देख लें कि इतने साल उन्होंने अपना इक़्तिदार एंजॉय किया, और अब ये खत्म हो गया है तो बेहतर है। इमरान खान साहब के ज़हन में शायद ये था कि जी ये कवानीन, और उसमें खास तौर पे एक शिक जो थी कि जी 99 जो कवानीन है, जो तरामीम है, जो है उसको वो प्रीवियस से वो होंगी, यानी 1999 से लागू होगी, तो ये चीज थोड़ी सी मशकूक थी। और अभी मैं समझता हूँ बाकी तरामीम सही है। 14 दिन या 30 दिन बहुत होते हैं किसी भी शख्स के रिमांड जिस्मानी के लिए। तो वकला ये कहते हैं और प्रोसिक्यूशन ये कहती है नैब की कि क्योंकि इनके जो एविडेंस इकट्ठी करना बहुत मुश्किल होता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल तफ्तीश जो होती है वो व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में होती है, जिन्होंने पैसे खुद वुद किए होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बनती हैं, एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ती हैं। ये उस तरह नहीं है कि कत्ल हो गया जी ज़िमनी लिखी और चालान बना दिया, या चोरी होगी ज़िमनी लिखी लड़ाई होगी, उस तरह का नहीं होता। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो है और इनके क्रिमिनल के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करना बहुत मुश्किल होता है। सियालवी साहब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अजीज साहब ने तफसीलन इसको जो है वो ब्रीफ किया, लेकिन इसमें एक चीज है जो उन्होंने भी डायरेक्शन दी कि 1999 से अब तक तमाम प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं वो इसके ज़ेरे समात नहीं आ सकते, ये भी इसमें शिकायत की गई है। तो इससे इस पे जो है वो थोड़ा सा एतराज आ रहा है और इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सर ने जो बात की है, क्योंकि ये इसी फील्ड के हैं और इन्होंने काफी तफसील से इस पे रोशनी डाली है, मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा और मैं इस फैसले की भी तारीफ करता हूँ। जो आपने कंसर्न शो किया है, देखें इसमें सारी पार्लिमानी जमातें मौजूद हैं इस वक्त, कोई ऐसी जमात नहीं है मेन स्टेक होल्डर्स में से जिनको पार्लियामान में कोई सीट ना दी गई हो। इस मामले को पार्लियामान में उठाएं और उन्हें लेके आए कि यार जब ये आपने ड्रैकोनियन लॉज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कर भी दिया खत्म, तो जो पहले से बेचारे रूल रहे हैं इन सारी चीजों में, उन पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे? ये बहुत सिंपल सी चीज है, इस पे आप स्पीकर से रूलिंग लें। लेकिन सियालवी साहब उसमें 1 वर्सेस 7 का मुकाबला आता है पार्लियामान में, तो कैसे इसको वो पॉसिबल बना सकते? मैं आपको अर्ज करूं, इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ कोई एक मुकदमा है। कल को इनका कोई भी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने जितने FIR थी मेरे नाम पे वो सारी तकरीबन खारिज हो चुकी थी क्योंकि सियासी पर्चे होते हैं। अब ये हुआ कि गुजरावाला में मैंने जाके तकरीर की खुरम दस्तगीर के हल्के में, मैंने मोहतरमा फातिमा जना की तारीफें कर दी उसके, और मैंने कहा जनाब हम अगर तुम अयूब के साथ थे तो हम फातिमा जना के साथ थे। इस तरह की मैंने बातें करके वापस आया तो मुझे DSP ऑफिस से कॉल आई कि इस्लामाबाद में कि हुजूर आपने जो 4 साल पहले एक एहतजाज किया था उसकी एक सील्ड FIR थी जो रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी, हालांकि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुझे नहीं मिली। मैंने सारे होम डिपार्टमेंट से मंगवाया, डाटा मुझे नहीं मिला। उसने कहा जी सील्ड FIR थी, अभी हमने ओपन की है तो वो जरा एक्टिव हो गई है तो आप तशरीफ ले आए। तो ये आप याद रखिएगा, इनके कई इस तरीके के सील्ड फाइलें मौजूद है इस गवर्नमेंट की। अगर ये इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे
तो आज नहीं तो कल ये इतने खूबसूरत लोग नहीं है कि इनकी हुकूमत खत्म होने के बाद कोई नया चीफ आएगा तो इन्हें बख्श देगा। ये जो रवायत इन्होंने चलाई है, इससे पहले पीटीआई ने चलाई है, रवायत चलती आएगी। तो इनको चाहिए कि इस वक्त आके यकसर इस सारी रवायत को खत्म कर लें। नहीं करेंगे तो ये जितने लॉज बना रहे हैं ना, इनकी हुकूमत का फिर 1 साल गुजर चुका है। आगे आई डोंट नो साल देते हैं, 2 साल देते हैं, क्योंकि कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपको पैसा देने के लिए तैयार भी नहीं है। जब अब इन लोगों की गवर्नमेंट आएगी, वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है सारे मॉम डैड बर्गर टाइप के लोग जो पीटीआई के हैं। उन लोगों ने जब आके आपसे बदले लेने हैं ना भाई, तो वो तो एक एक चीज का हिसाब लेते हैं। तो ये आप लोग भी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप लोग तो बड़े जीरक सियासतदान है, लेकिन आपके जो बच्चे सियासत में आगे ना, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के या लम से पढ़ के आए हैं, वो सारी जिंदगी एसीओ में उन्होंने जिंदगियां गुजारी है। उन्होंने ये जीरक या बुजुर्ग सियासतदानों की तरह सड़कों पे मारे भी नहीं खाई। वो दे वॉन्ट बी एबल टू बेयर दीज केसेस। तो मैं समझता हूँ ये चीजें जो पीका ऑर्डिनेंस था, जो मीडिया पे पाबंदियां इतनी आयद की खान साहब ने, आज वो सारा कुछ भुगत रहे हैं। आज पार्लियामान में उनकी पार्टी के लोग तकरीर कर रहे होते हैं और वो ऑनर नहीं की जाती। ये सारे उनके चाड़े हुए चंद थे। तो अब जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है, मुस्तकबिल में यही कुछ ये भी भुगतेंगे। ठीक है अजीज साहब, कराची में एक वाकया पेश आता है, एक हादसा होता है और उसमें खातून जो है नताशा दानिश उनका नाम है, वो ड्राइविंग कर रही होती हैं। तो उसमें जो है वो 2 अमवात भी होती हैं और जख्मी भी होते हैं और रशली ड्राइव की जा रही होती गाड़ी और नशे की हालत में वो पाई जाती हैं। उनकी जमानत हो जाती है 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज, और सुलहनामा तो हम उसको ज़ेर बहस बाद में लेके आते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 2005 से वो जहनी मरीजा हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, जबकि नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तान की भी है। तो ये 6 माह तक करामद होता है, बकौल उनके वकील के ये कहा गया। लेकिन इसमें करेक्शन ये करना चाहूंगा कि 6 माह तक तब करामद होता है अगर एज ए विजिटर पाकिस्तान में अगर कोई बैरून मुल्क से यहां पे आता है। तो अगर आपके पास नेशनैलिटी पाकिस्तान की है तो फिर वो करामद नहीं हो सकता, फिर आपको आपके अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर होता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2005 से वो जहनी मरीजा हैं, इलाज चल रहा है और फिर वो ड्राइव भी कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग, और उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट आती है उसके अंदर उनके यूरिन सैंपल में आइस का जो है वो एक फैक्टर भी सामने आता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें, बड़ा खौफनाक हादसा था। यकीन जाने, एक बूढ़ा बाप जो पापड़ बनाता है या बेचता है और अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी से लेता है, साइकिल के पीछे बिठाता है और बच्ची के ज़हन में क्या क्या ख्यालात चल रहे हैं कि उसने मुस्तकबिल में क्या करना है, बाप क्या सोच रहा है, और अचानक पीछे से आके, एक तो है ना जी सामने से आके लगती है गाड़ी, वो पीछे से उसको कुचल देती है गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ। और इससे पहले वो जो वीडियोस हैं उसमें ये भी नजर आ रहा है कि उससे पहले भी उन्होंने एक गाड़ी को टक्कर मारी, और जाहिर है कि वो उस वक्त नशे में थी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और उनका आप जाहिरी जो उनका एटीट्यूड देखें जब वो खड़ी हुई हैं और जिस तरह वो बातें कर रही हैं, वो साफ लग रहा है कि अब मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूं, मुझे भी फील हो रहा था कि वो खातून नशे में है। और उसके बाद फिर उन्हें जिस तरह हॉस्पिटल ले गया और फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। ये कभी भी नहीं होता कि जी किसी मुलजिम को आप लेके जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसे एडमिट कर ले। उसका मुलाहजा जरूर होता है, उसकी इंस्पेक्शन, आप ब्लड उसका लेंगे, उसका जो है यूरिया लेंगे, और उसके बाद आप जो उसका टेस्ट होगा जी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जी उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया कि जी ये अदालत में पेश होने के काबिल नहीं है। फिर दूसरे दिन वो अदालत में पेश हुई, यानी हर तरीके से फैसिलिटेट किया गया। फिर उसके बाद आप देखें कि जेल में जो है जेल सुप्रिटेंडेंट थी एक लेडी, वो भी आके उन्होंने बयान दिया और नहीं जी हम तो बड़े आराम से हमने इसको रखा हुआ, वो जो जिस तरह आम कैदी होते हैं उस तरह रखा जाता है। और आपको जतोई केस याद नहीं है जिसमें जतोई का वो अलहदा एक हॉस्पिटल, एक घर को हॉस्पिटल डिक्लेयर करके कराची में रखा गया था। आपको शर्जील मेमन साहब की वो याद नहीं कि चीफ जस्टिस ने जाके वो पकड़ी शराब और उसे शहद बना दिया गया। तो यहाँ मेडिकल की तो आप बात ही ना करें।
ये जो मेडिकल आया है इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक हिंदू है डॉक्टर जिन्होंने ये मेडिकल दिया मुबैना तौर पर, आई एम नॉट श्योर, बट ये जो खबर आई थी कि उसने कहा था कि जी मैं नहीं चेंज करता, जो है मैं वही रिजल्ट दूंगा। जाहिर है बेतहाशा पैसों की ऑफर की गई उसे, और बड़ी चहेती है, और वो 8-10 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। और अगर उनका दिमागी तवाजुन खराब था तो फिर वो डायरेक्टर क्यों है? और फिर आपने जैसे कहा कि जी उनका लाइसेंस तो यहाँ नहीं होता। मैं भी लास्ट दिसंबर में मैं यूके गया तो मैंने गाड़ी चलानी चाहिए, मेरे पास इंटरनेशनल पाकिस्तान का लाइसेंस है, यहाँ से बनवा के गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप चला ही नहीं सकते यहाँ पे। मैं विजिट पे था तो मुझे नहीं चलाने दिया गया। तो इसी तरह अगर उनका लाइसेंस वहां का बना हुआ है, वो यहाँ के अलग एक टेस्ट लेंगी और टेस्ट के बाद उसको वो अपना लाइसेंस पाकिस्तान से बनवाएंगी। अब दूसरी बात आ गई कि जी इसे सुलह हो गई थी। आपको 2 वाकयात में आपको याद करा देता हूँ। एक लाहौर में इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कम उम्र बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी, 5 लोग जहां बाग हो गए उसमें, वो भी आपको याद होगा। और उसके बाद पुलिस अचानक हरकत में आई और उसने पकड़ दकड़ शुरू कर दी, और पंजाब में बेतहाशा जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया गया। उनको वो कैंपेन चलाई गई थी। आपने भी वो प्रोग्राम किए होंगे कि डेली कोई ना कोई 100, 200, 300 बच्चे जेल में होते थे और उनका रिकॉर्ड उनका बनाया पकड़े जा रहे। फिर आपको क्वेटा का वो MP भी याद होगा जिसने सड़क पे खड़े हुए सब इंस्पेक्टर को कुचल दिया था, बिल्कुल सेंटर में खड़ा हुआ है वो। और उसका क्या हुआ? उसकी भी सुलह होगी। इस्लाम में कसास और दय्यत का जो कंसेप्ट है उस पर अब लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी कसास है, अब कसास सजा को कहते हैं, दय्यत उसमें जो आपने देना होता है उसके बदले। अभी कुछ अर्सा पहले आप देखिए, टाइम कम है, वाइंड अप करिएगा काइंडली। सयालवी साहब का भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे? जी मैं बस को वाइंड अप करता हूं कि इसमें जो दय्यत दी गई है वो तो कहते हैं अल्लाह के लिए माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने ठीक किया, जो किया बेहतर किया कि जी पैसे ले लिए उन्होंने। 5 करोड़ का सुना। डायरेक्टर साहब तो क्या कह सकते थे वो लोग जब हर तरफ से जो है फैसिलिटेट किया जा रहा था। जी सयालवी साहब क्या कहना चाहेंगे? सम अप करिएगा, टाइम शॉर्ट है तो बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस केस हवाले से। सर मैं 1 लाइनर स्टेटमेंट सिर्फ देना चाहता हूँ। जी मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि हर बार ये सवाल क्यों किया जाता है कि एक जहनी मरीजा को 7 करोड़ की प्राडो क्यों दी गई है, उसको लाइसेंस क्यों दिया गया? सर हमने जहरी मरीजों को पूरी रियासत पाकिस्तान दे दी है, पूरी हुकूमत दे दी है, तो आपको एक प्राडो पे क्या तकलीफ? और ये लम्हा फिक्री है जो सर इस वक्त बात कर रहे थे। क्वेटा के MPA की उन्होंने एग्जांपल दी, इससे बड़ी एग्जांपल रेमंड डेविस की सूरत में हमारे पास भी हमारे बच्चों को शहीद करके चला गया, हमने सलूट मार के वापस भेज दिया। जहनी मरीजों गुलामों के हाथ में मुल्क है। यहाँ आप क्या समझते हैं अदल इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? कभी भी नहीं। और आफिया सदीकी साहब अभी भी वहीं पे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। वो अभी भी वहीं पे है। कल रात को मेरी उनकी बहन से बात हो रही थी, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से। मैं कराची जब भी जाता हूँ सबसे पहले उनके घर जाता था, उनकी वालदा से मिलने। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो बेचारी अभी परेशान है फैसला करने में कि यार 23 सितंबर को क्या हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए धरना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अभी तक तो वो बेचारे इस पे सोच रहे हैं कि क्या हम अपनी बहन की बाजियाबी के लिए, दूसरे मुल्क से बाजियाबी के लिए अपने मुल्क में क्या हम लोग एहतजाज कर लें या ना करें, लोग आएंगे या नहीं आएंगे। वो बेचारी इस मामले में परेशान है कि उन्हें इतना यकीन ही नहीं है कि कौम में अभी वो गैरत रही है कि शायद वो निकले कौम की बेटी के लिए। ठीक है सयालवी साहब, बहुत शुक्रिया। अजीजुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइज, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें हमने ज़ेरे बहस लाए। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है और इसमें पाकिस्तान के अफवाज के साथ साथ पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला किया और उसको वापस अपनी जो है वो सरहद में भागने पर, धकेलने पर मजबूर कर दिया। दूसरा हमने जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे डिस्कस किया जिसमें जो है वो तरामीम नैब की जो है उनको बहाल किया गया। उस हवाले से भी उसमें जो थोड़ा लूप होल सामने आ रहा है उसको भी हमने ज़ेरे बहस लाए हम लोग। और नताशा जो है उनके हवाले से जो केस था उसमें भी हमने फैक्ट्स जो है उनको ज़ेरे बहस लाए। ये तमाम तर सूरत हाल है। मौजूदा सिस्टम जो है वो कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम कहाँ पे खड़े हैं, ये थोड़ी सी डायरेक्शन जो है इनको वाज़े करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी उम्मीदों के जो है उमंगों के मुताबिक कौन इन चीजों को सॉर्ट आउट करता है ये भी देखना पड़ेगा। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।